नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण यह खुलासा था कि अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या क्या उसके अपने ही गुर्गों ने किया। यह संदेह तो डे वन से किया जा रहा था, लेकिन आज ना एक फिल्म याद आ गई मुझे जो खुलासे हुए। फिल्म था दक्षिण के कई भाषा में बनी है। वो पवन कल्याण ने भी उसमें अभिनय किया है, दूसरे में नितिन ने अभिनय किया है। जो हिंदी में बना है उसमें नाना पाटेकर और सलमान खान ने, नहीं सॉरी, सलमान खान और मुकेश ऋषि ने किया था। उसको बाद में एक नाम से या नाम से पिक्चर बना था जिसको सनी बॉबी देओल और नाना पाटेकर ने काम किया था। मतलब उस फिल्म का शीर्षक तो मुझे ध्यान नहीं है क्या क्या था। कहानी यह थी कि एक राज्य के बहुत बड़े नेता अपने गिरती हुई लोकप्रियता को बचाने के लिए अपने गुंडे को हायर करते हैं कि आप मेरे को गोली मारना थोड़ा सा सीने के ऊपर, वो शार्प शूटर है, ताकि मुझे सिंपैथी मिल जाएगी और मैं चुनाव जीत जाऊंगा। उस बात के लिए उसको एक निश्चित रकम दी जाती है। जब रकम देने उनका वफादार जाता है तो कहता है कि भाई 5 लाख रुपया तो निशाना चूकने के लिए दिया गया था, हम तुमको 50 लाख रुपया निशाना लगाने के लिए दे रहे हैं। हालांकि फिल्म के बाद में डिस्क्लोज होता है कि इस फिल्म का असली किरदार उसका खुद का अपना वफादार ही था जिसने यह कांड किया था। उसी तरह के एक है, क्योंकि अतीक अहमद जब गाड़ी से निकला तो उसने कुछ लोगों को देख करके ऐसे ऐसे मुंडे हिलाए, मतलब कि क्या मामला सेट है, मुझ पर फायर होगा। असल में अतीक ये चाहता था कि मुझ पर फायर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या पुलिस की मौजूदगी में मेरे लोग कर दें, ताकि दुनिया की मीडिया के दबाव में, भारत के हमारे अपने राजनीतिक दलों के दबाव में, जो मेरे आका है या जिनके हम आका हैं, के वजह से यह इतना ज्यादा भारत उत्तर प्रदेश सरकार दबाव में आ जाए कि वो मेरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दे, या ये जेल से आने जाने का मामला ही खत्म कर दे और वो मुझे मजबूर हो जाए घर से, मतलब जेल के अंदर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनने के लिए, ताकि वो जो मुझे खतरा है गाड़ी के पलटने का वो ना रह जाए। खैर, अब जो हुआ रेस्ट इज हिस्ट्री। अब क्या हुआ है वो जांच में जाने का। महत्वपूर्ण मुद्दा आज मेरा ये नहीं था। महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये भी आज हो सकता था कि हमारे पूर्वांचल, मतलब मैं बलिया का हूं और मेरे बगल का जिला है गाजीपुर। गाजीपुर में आतंक का पर्याय बन चुका, पिछले 30-35 वर्षों से आतंक का दूसरा नाम अंसारी ब्रदर्स के आतंक का आज अंत हो गया। क्योंकि उसके जो मुख्य आतंकी था उस पर तब बहुत सारा केस है, बहुत सारे सजा हुआ है, वो तो 2-3 जन्म लेगा जेल से बाहर निकलने के लिए। आज जो उसका पॉलिटिकल कवच था, उसका भाई अफजाल, जो जम्मू कश्मीर के अभी वर्तमान के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उनको हरा करके संसद में पहुंचा था, आज उसे भी 4 साल का कारावास हो गया। तो राहुल गांधी का एग्जाम्पल आपके पास है। मेरे ख्याल से लग रहा है कि सोमवार को संसद के अध्यक्ष बैठेंगे और नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि अफजाल का कार्यकाल खत्म हुआ। जिस तरह से राहुल गांधी का हुआ और दिल्ली वाला बंगला खाली हो जाएगा, वो जेल में चला जाएगा। तो अफजाल जो बाहर से पॉलिटिकल कवर देता था अंसारी पूरे परिवार को, वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक अंसारी जेल में है, दूसरा अंसारी बेटा उसका भी जेल में है और अभी भाई भी जेल में हो जाएगा। तो पूरा परिवार पूर्वांचल के पर्याय जो आतंक का बन सका वो अंदर जाएंगे। आदरणीय प्रेम नंदी जी को सादर प्रणाम। तीसरा और महत्वपूर्ण विषय यह भी था कि अरविंद केजरीवाल पर 45 करोड़ के घर में सजावट का इल्जाम लगा है। मैं अरविंद केजरीवाल को डे वन से जानता हूं, राजनीति में आने से पहले। मैं बिल्कुल होशो हवास और बिल्कुल भरोसे से कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल अपने घर में 45 करोड़ का डेकोरेशन नहीं किया है। कोई भी मीडिया चाहे तो जांच कर ले। असल में हुआ क्या है कि वो 45 करोड़ हजम कर गया है। कागज में डेकोरेशन मतलब रेनोवेशन लिखा गया है, जैसा वो पहले कई करोड़ रुपए का एक दिन में समोसा खा गया था, उसी तरह से। क्योंकि केजरीवाल शुगर का बीमारी है, गले में खांस रहती है, 1000 तरह की बीमारी हो, तो मोदी जी ने सलाह दिया था कि जाके
कर्नाटक में एक बेल्लोरी जगह है, वहां जाकर के इलाज करवा तो खांसी खत्म हुई उसकी। तो वो आदमी समोसा एक पीस नहीं खा सकता, लेकिन कई करोड़ का समोसा खा गया था। नहीं, वो समोसा के नाम पर पैसा खाया था, बिल बना था। वो उसी तरह से जिस तरह से 16,000 रुपये की एक थाली का बिल उसका हुआ था राजनीति में जब आया था। तो 16,000 की थाली तो धरती के किसी भी कोने में मेरे समझ से नहीं। तो हो सकता है कोई सोने चांदी का भस्म खाता हो, मुझे जो ज्ञात है जितने रुपया का मैंने थाली खाया है, क्योंकि मैं दिल्ली के 5-6 टॉप होटलों में अपने पैसे से भी खा चुका हूं, और जितने बड़े बड़े 7 स्टार और 8 स्टार होटल दिल्ली में हैं उन सभी में रात्रि विश्राम से लेकर के राजनीतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, शादी विवाह और खुद मित्र दोस्त के साथ लंच डिनर और ब्रेकफास्ट लिया हुआ है। वो भी 16,000 रुपये का नहीं पड़ता था। हो सकता है मुझे मेरी हैसियत जान करके होटल वाला कहता होगा नहीं तेरे को सस्ते वाला देंगे, क्योंकि ज्यादा वाला तो तेरी बहन भी नहीं कर सकता, अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो ऐसा होता होगा। लेकिन जैसे केजरीवाल ने तब बिल बनाया था, यह मामला भी बिल पर होगा। एलजी साहब ने जांच के आदेश दिए हैं, वो साफ साफ निकल आएगा कि राकेश परमार तू ही सही कह रहा था। असल में केजरीवाल ने पर्दा 45 करोड़ का नहीं लगाया हुआ है, वो 45 करोड़ का हजम करता है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? 8 टीवी उसके घर में लगे हैं, और आदमी कितने हैं? 4 आदमी है। एक केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल की बेटी और बेटा। माता पिता उसके यहां नहीं रहते, नहीं तो 6 हो जाते। माता पिता उसके नहीं रहते, वो अपने गांव में या अपने नेटिव प्लेस पर रखता है। अगर मैं 6 आदमी भी जोड़ लूं, मान लेता हूं माता पिता भी आते हैं, उनका कमरा होगा। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे घर में पिताजी का कमरा था, जब तक वो थे उनके कमरे में कोई नहीं जाता था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका कमरा आज भी है, किराए पर मैंने नहीं दिया है। मैं तो खैर पूरी 3 मंजिला कोठी किराए पर नहीं दिया हूं, अकेले रहता हूं, लेकिन फिर भी पिताजी वाला कमरे को हमने किसी को नहीं दिया। वो बाबूजी का बिस्तर उसी तरह से सेट है, जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं इसके जस्ट बगल का कमरा है। तो 6 आदमी मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा खुद का उदाहरण है। जैसे मैं और मेरी पत्नी है, सोते हम लोग एक ही बिस्तर पर है, लेकिन टीवी अलग अलग देखते हैं। तो हो सकता है केजरीवाल और केजरीवाल की पत्नी एक ही रूम में सोती है, लेकिन टीवी अलग अलग देखती है। मेरी पत्नी दूसरे कमरे में टीवी देखते हैं, क्योंकि उनको नाच गाना और कॉमेडी पसंद है, और मुझे राजनीति पसंद है। उनको मेरे राजनीति से कोई मतलब नहीं। मैं समाचार चैनल पर बोलता हूँ, वो कहते यार तुमको तो रोज रोज देखते हैं, क्या देखे, हटाओ जरा नाच लगाओ। तो मैं कहता भाई तुम अपने कमरे में जाओ। तो हो सकता है केजरीवाल का ऐसा हो। मैं तो भी 6 लोग हैं, तो 2 टेलीविजन किस लिए और एक्स्ट्रा? यही घोटाला की बू आ रही है, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा टीवी के नाम पर पैसा बना लिया जाए। और मैंने सुना यह भी है, अभी ये व्हाट्सएप का ज्ञान है कि सच्चाई है मैं नहीं कर सकता, बट आपको बता दूं एक ज्ञान और है कि टेलीविजन शायद केजरीवाल ने अपने बेटे से उधार लिया है किराए पर, जिसका लाखों रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उसके बेटे को किराया जा रहा है अपने ही घर में टेलीविजन रखने का। ऐसा आ रहा है क्योंकि यह विद्या उसने सुरेश कलमाड़ी से सीखा था। कॉमनवेल्थ गेम में 600 रुपया की प्लास्टिक की कुर्सी को 6,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से किराया वसूला जाता था कॉमनवेल्थ गेम में, जिसको केजरीवाल एक्सपोज करके चुनाव लड़ा और जीता था। वही वाला फाइल सेम रिपीट किया है केजरीवाल। यह बात है, इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि 45 करोड़ नहीं था। इसीलिए चूंकि मेरा कभी भी अरविंद केजरीवाल मुद्दा नहीं रहा है, क्योंकि मैं शुरू से जानता हूं कि फर्जी आदमी है, और मुझ जैसा आदमी किसी फर्जी आदमी पर कार्यक्रम करे यह हो नहीं सकता। इसीलिए मैं केजरीवाल को मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन मैं सतपाल मलिक को मुद्दा न बनाऊं तो फिर मेरे चैनल का नाम महत्वपूर्ण मुद्दा कैसे रहेगा? मेरा कहना ही है कि आपके इस चैनल पर उन्हीं खबरों पर विश्लेषण दिखाई, बताई या सुनाई जाती है जो और चैनलों पर नहीं होती है। आपको सतपाल मलिक का इंटरव्यू किसी चैनल पर नहीं दिखाया गया होगा, मैं उसका पोस्टमार्टम कर रहा हूं। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक और प्रार्थना है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें ऊपर लिंक दिया गया है। वीडियो को लाइक करें और अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को तुरंत प्राप्त करता है, क्योंकि वो बहुत जगह तक फैल चुका होता है। खैर, सतपाल मलिक का इंटरव्यू जो सबसे पहली बार उन्होंने करण थापर को दिया, उसके बाद रवीश कुमार को दिया। दोनों लोग जग जाहिर मोदी विरोधी हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मोदी विरोध के वजह से रवीश कुमार अपना नाम कमाया हुआ है। कौन जात हो भाई का तकिया कलाम लगाने वाला रवीश कुमार के जब
खुद के भाई पर बलात्कार का केस लगा तो उससे नहीं पूछा कि भाई कौन जाति हो, क्योंकि उसको अपने भाई का जात मालूम है, वो घटिया जाति का है, तो वो क्यों पूछता, भाई का तो जानकारी ही है। लेकिन रवीश कुमार ने सतपाल मिल का इंटरव्यू किया, मैंने उसे भी देखा। रवीश कुमार मेरे फ्रेंड लिस्ट में है और उसका वीडियो का आदान प्रदान होता रहता है, तो उसका यूट्यूब लिंक मेरे पास आया था, मैंने उसको खोल के देखा। उसके बाद मैं करण थापर का भी देखा, करण थापर भी मेरे लिस्ट में है और करण थापर का भी वीडियो आता जाता रहता है। वो बेशक हर जगह सर्कुलेट नहीं हुआ, लेकिन हम लोग तो एक्सेस रखते हैं ना, ये तो अपने बिरादरी के लोग हैं, तो एक दूसरे की स्टोरी, एक दूसरे का रिपोर्टिंग तो रखनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, तभी तो टीवी चैनलों पर बात कर रखेंगे और टीवी चैनलों पर बोल पाएंगे, क्योंकि अगर हमको मालूम ही नहीं होगा तो बोलेंगे क्या। तो खुद को मालूम करने के लिए उस चीज को मालूम करना पड़ा और दोनों लिंकों को मैंने देखा और उसका क्या लबोलबाब है आपको बता रहा हूं। पहला इंटरव्यू करण थापर का था, शुरुआत करण थापर से करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, द मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम broadcast by the Karan Thapar, Satpal Malik, ex-governor Jammu and Kashmir. Mr. Malik, you have a chance to continue Mahbooba Mufti as the chief minister, but you are dissolving Jammu Kashmir Assembly within an hour. उसके बाद मलिक साहब हिंदी में आ जाते हैं और मैं भी हिंदी में आ जाता हूं, सुन लीजिए। मलिक साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं था, मामला वो पर नहीं है, वो छोड़ देता हूं, मुद्दा जिस पर गरमाया हुआ वहां आते हैं। मलिक साहब से करण थापर ने बोला कि मामला आते हैं सीआरपीएफ जवानों के शहादत पर, क्या कहना चाहेंगे आप। तो मलिक साहब ने जो कहा वो सबसे हास्यास्पद है, मतलब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का भी समझ जाएगा कि मलिक साहब झूठ बोल रहे हैं, फेंक रहे हैं। और मलिक साहब जैसा प्रतिष्ठित सीट पर विराजमान आदमी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और अगर मलिक साहब प्रतिष्ठित नहीं है तो मैं मोदी जी पर लानत मनात भेजता हूं कि ऐसे आदमी को आपने उतनी प्रतिष्ठित सीट पर पहुंचा कैसे दिया जो उस सीट के लायक डिजर्व ही नहीं करता था। मलिक साहब का बयान। हाँ, मैंने फोन किया लेकिन वो रीचेबल नहीं थे क्योंकि वो शूटिंग करवा रहे थे जिम कॉर्बेट पार्क में। बाद में उन्होंने एक ढाबे से मेरे को फोन किया और बोला मलिक सतपाल भाई क्या हुआ, तो मैंने बोला कि हमारे गलती से हमारे जवान शहीद हो गए। तो मोदी जी ने कहा कि चुप रहो, इस पर तुम कुछ मत बोला, मैं आकर के दिल्ली मिलता हूं। तो करण थापर ने बोला कि जब इतना बड़ा कांड होगा तो आपने प्रधानमंत्री को अप्रोच करने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो बोला कि कैसे करता, वो तो कई घंटे तक आउट ऑफ रीच थे, जिम कॉर्बेट पार्क में शूटिंग कर रहे थे। अब मैं कहानी बताता हूँ। आदरणीय मोदी जी फौज के आदमी हैं, इनको पता होगा, या आप लोग जो लोग भी कुछ बहुत प्रधानमंत्री को दूर से ही काफिला देखे होंगे तो आप जानते होंगे। आजकल सैटेलाइट फोन है जिसको तार की, वायरलेस की और किसी नेटवर्क की जरूरत नहीं थी, वो सीधे सैटेलाइट से ऑपरेट होता है। सैटेलाइट मोबाइल अब गले के गुंडे के पास भी है, थोड़ा बहुत भी जिसके पास संपर्क और संसाधन है उसके पास मोबाइल, सैटेलाइट मोबाइल है, सैटेलाइट फोन है। अब भारत के प्रधानमंत्री हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया 135-40 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला देश के छठा सबसे बड़ा प्रोग्रेसिव देश का सबसे बड़ा शख्सियत और दुनिया में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा शख्सियत, जिसको आप लोग कहते हैं कि 10 लाख का सूट पहनता है, 12 करोड़ की गाड़ी में घूमता है और 200 करोड़ की जहाज में चलता है, उसके पास एक 50,000 रुपये का सैटेलाइट फोन नहीं होगा। अब यह सिर्फ हंसने के लिए या मान लीजिएगा, सत्यता तो बहुत दूर और बिल्कुल दूर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री शूटिंग में व्यस्त है, उन्होंने सैटेलाइट फोन इस्तेमाल नहीं किया, उनका मन शूटिंग में लगा होगा, एकदम ठीक है, आप सही करें, मैं भी ये कह रहा हूं, क्योंकि बेचारा शूटिंग में मोबाइल कहां से लेके चलेगा। लेकिन जो उनके बगल में वो आंख पर काला चश्मा लगाए, बंदूक के तेज गोली से भी ज्यादा तेज जो जवान खड़े हो ना 10-20 और सराउंडिंग में 50-60, मतलब प्रधानमंत्री अगर विदेश मतलब अपने बंगले से और ऑफिस से बाहर होते हैं तो करीब करीब 200 लोग उनके आजू बाजू और सराउंडिंग में होते हैं और 4 चरणों में जांच होती है, प्रधानमंत्री तब वहां जाते हैं। ये कहानी के बाद 1 मिनट रोक के बता देता हूं। आप गूगल पर शंकर दयाल शर्मा पूर्व राष्ट्रपति का इंटरव्यू डालिएगा, गूगल पर है, उन्होंने दूरदर्शन को दिया था क्योंकि तब समाचार चैनल दूरदर्शन ही था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं राष्ट्रपति पत्रकार ने पूछा कि राष्ट्रपति बनने का फायदा और नुकसान डॉक्टर साहब आपको क्या है,
क्योंकि आप कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, बड़े मंत्री रहे, बड़े कदावर नेता रहे हैं और अब देश के सबसे ऊंची सीट पर हैं, आपको नफा नुकसान क्या है? उन्होंने बोला देखिए नफा का तो हमें अभी कुछ पता नहीं चला, बट आपको नुकसान बता देता हूं। भोपाल में मेरी जन्म हुआ है और भोपाल के गलियों में खेल कूद करके मैं बड़ा हुआ हूं। एक सरकारी दौरे पर मैं भोपाल गया तो मैं मां से मिलने का इच्छा जाहिर किया। असल में मैं पहले अपने मां को नहीं बोला था कि मां को मिलना है, तो हमारे सुरक्षा वालों ने मां को मिलने के लिए घर जाने से मना कर दिया। तो मैं अड़ गया, मैं बोला अभी रिजाइन करूंगा, मुझे राष्ट्रपति चाहिए नहीं जो मां से मिलने के लिए रोक दे। तो सुरक्षा वालों ने कहा कि सर मां से मुलाकात करना है तो हम मां को ही ले देंगे। सुरक्षा वालों ने पूरा उनके मां को सैनिटाइज करके, मतलब जांच पड़ताल करके उनके पास पहुंचा दिया। अब माँ बेटा, माँ के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो कुछ होता नहीं, हो तो माँ है और उसका बेटा है। वो जाते अपने लोकल भाषा में बोले कोल वे शंकरवा क्या हाल है, जैसा अच्छा बोल शंकरवा का हाल बा, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हूँ। उन्होंने तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय तो कहीं नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। और उन्होंने बोला होगा बोलो शंकर खिचड़ी तेरा बड़ा पसंद का मैं बनाई हूं, खाएगा? माँ तो यही कहेगी। मैं भी जब गाँव जाता था सबसे पहले मेरी माँ दही किंदा में चली जाती थी, पांव छूने के बाद देखता मम्मी कहाँ है, नहीं है, कहाँ गई? दही के लिए गई है, क्योंकि तुम्हारा दही चूरा और दही मठा बड़ा शौक है, वो उसके लिए गाँव निकल जाती थी। अब मैं खोजता था यार 2 साल को आया हूँ दिल्ली से, माँ घर से बाहर, क्योंकि उसको हमारे से मिलने से ज्यादा जरूरत है कि दही कहीं से भी ढूंढ के लावे। रात में तो बनेगा तब न कल लड़का खाएगा, आज कहीं तो मिल जाए। तो शंकरदयाल शर्मा की भी माँ तो माँ ही है, वो चाहे किसी की भी हो। तो उन्होंने बोला हाँ तो खिचड़ी लाई हूं, खाएगा। तब तक जैसी ढक्कन खोला है सुरक्षा वालों ने रोक दिया। ये अनऑफिशियल नहीं ऑफिशियल है, स्टेटमेंट है, आप उसको सुनिएगा, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। मेरे बात खत्म होने के बाद यूट्यूब पर बोलिएगा, आजकल तो गूगल पर बोलने से मिलता है शंकरदयाल शर्मा का राष्ट्रपति का इंटरव्यू, ये आ जाएगा। सुरक्षा में तैनात सुरक्षा को मैं कहा कि सर ये खाना जांचा हुआ नहीं है, आप डब्बे को नहीं छू सकते। तो शंकरदयाल शर्मा जी ने कहा कि मेरी माँ है, मुझे जहर भी देगी तो मुझे मंजूर है। बोला सर आपको जहर मंजूर है, हमें मंजूर नहीं है। तो शंकरदयाल शर्मा ने कहा कि मैं हाईएस्ट सेनाध्यक्ष हूँ, तीनों सेना का कमांडर इन चीफ हूँ, और तुम सेना से संबंधित हो, मैं तुमको सस्पेंड कराऊं। बोला सर वो आपका मर्जी है, आप सस्पेंड कर दीजिए। तो बोला मैं तुमको अभी सस्पेंड करता हूँ और तुम हटो, मैं खाना खाऊंगा। तो वो उन्होंने बोला कि सर ये टीम आपके आदेश पर सस्पेंड मान ली जाती है, बट जब तक दूसरी टीम नहीं आ जाती हम आपको कवर देंगे। आप सस्पेंड करें, आपका अधिकार है, हटा नहीं सकते जब तक दूसरी टीम ना आ जाए। हमने वायरलेस पर सेट भेज दिया है राष्ट्रपति भवन का, दूसरी टीम आ रही है। तो बोला तब तक मैं खा लूंगा, नहीं खाना तो तब तक भी नहीं खाएंगे। खैर दूसरी टीम तुरंत तत्काल जो कवर वाली टीम थी आई और बोली सर क्या हुआ? बोला इन्होंने आदेश कहा है कि हम इनको सस्पेंड कर दिए हैं। बोला ठीक है सर हम प्रोटेक्शन ले रहे हैं। उन्होंने अपना जो कोड वर्ड हुआ एक्सचेंज किया और बोला कि अब मैं खाना खा रहा हूँ। बोला सर ये चेक के लिस्ट में तो खाना नहीं है। तो बोला इसीलिए तो उसको सस्पेंड किया। बोला तो सर मैं भी सस्पेंड होने को तैयार हूं, लेकिन आप खाना नहीं खा सकते। तो उन्होंने बोला कि मैं तुमको सस्पेंड करूंगा तो क्या होगा? बोला तीसरी टीम आएगी और आप एक भारत का अंतिम सेना तक आपके ऑर्डर पर सस्पेंड होता रहेगा, क्योंकि आप तीनों सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं और आपका आदेश का तो रिव्यू भी नहीं है। आपने जिनको सस्पेंड कर दिया वो तो रिव्यू भी नहीं है, कहीं और जा ही नहीं सकते। तो भारत का अंतिम सैनिक तक सस्पेंड होने को तैयार है, लेकिन ये खाना आपको नहीं खाने देगा। तो शंकरदयाल शर्मा कहे कि मां के हाथ का खाना प्यार करूं कि अपने फौज की वफादारता प्रणाम करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मेरे आंख से आंसू आ रही क्योंकि मेरी मां नहीं है। लेकिन शंकरदयाल शर्मा ने कहा कि मां तुम्हारे हाथ का खाना लिखा नहीं है। उन्होंने अपने जवानों को बोला कि मैं कैसे खा सकता हूं? तो बोला सर आप 2 दिन रुक जाइए, 3 दिन रुक जाइए, आज शाम को रुक जाइए, हम सब खाना को चेक करेंगे और आपके माँ के हाथ से बनवाएंगे और आप उसको खाएंगे जिस तरह से मेरा रसोईया बनाता है, आपकी माता जी बनाएंगे। लेकिन वो सारे मटेरियल राष्ट्रपति भवन का आएगा, मेरा खुद का, और आपके माँ का खरीदा हुआ अनाज हम इस अलाउ नहीं करेंगे जब तक आप राष्ट्रपति हैं। अब एक कहानी मेरा खुद का। असल में क्या था कि भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी मेरे बड़े करीबी, मतलब मेरे करीबी का मैं उनका करीबी था, ये जरा शब्द गलत हो रहा था। चंद्रशेखर जी हमारे गांव गए, हमारी बहन का शादी हुआ था, तो मेरे शादी उदी में गए थे, बहन के शादी में वो नहीं पहुंचे थे और बहन के शादी में जाते भी नहीं। हमारे गांव में चुनाव का क्षेत्र था, एसपी जी ने सारे सीट को जांच कर लिया था। तो मैं बोला बाबा द्वार पर चलिए ना। तो बोला हाँ चल।
तो जैसे करने आया तो यही पंकज, ये जो राणा के पिताजी हैं, राणा साहब, उन्होंने बोला परमार जी, हाँ ये गलत बात है, लिस्ट में आपका घर नहीं है। उन्होंने बोला 10 मिनट घूम कर, नहीं सर आप मुड़ ही नहीं सकते। जिस रोड से कारवा जा रहा था 5 मिनट बस ऐसे कर्व होके जाना था, एसपीजी ने जाने नहीं दिया, जबकि वो प्रधानमंत्री पूर्व हो चुके थे, तब तक एसपीजी की सुरक्षा उनके पास थी। और जहां जहां मेरे घर से फिर मैं भूजा मंगवाए थे, तो मैं भूजा लेके आया, तो उन्होंने एसपीजी वाले रोक दिया, बोला नहीं सर का भूजा वो राजवीर सिंह के द्वार पर लिखा हुआ है लिस्ट में, और वहां भूजा गया हुआ है। मतलब कहाँ उनको मिठाई खाना है, कहाँ उनको चाय पीना है, कहाँ उनको पानी पीना। वो 2 दिन पहले डीएम ने टेस्ट करके लिखा था और अलाउ किया था, वहां वो आके भूजा खाए। अब आगे सुन लीजिए एक और वाक्य। अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने फेसबुक लाइव पर सुना होगा, मैं बोला मैं राकेश परमार, आप देख रहे हैं मुद्दा भगवान कृष्ण के पवित्र जन्म स्थल मथुरा से। मैं मथुरा से लाइव कर रहा था और मैं पूरा भरोसा था कि मैं योगी जी के मंच पर जाऊंगा, लेकिन योगी के मंच पर जाने पर डीएम मेरे जानने वाला है, बोला आपने लिस्ट में नाम पहले नहीं डलवाया था, अब नहीं जा सकते, योगी जी का जहाज वहां से उड़ चुका है और अब हम रिव्यू नहीं करेंगे। तो मैं मंच के नीचे से रिपोर्टिंग करता रह गया, मंच पर नहीं जाया क्योंकि वो लिस्ट में नहीं था। अब मैं एक बात मलिक साहब से पूछ रहा हूं कि भारत का प्रधानमंत्री इतना दीनहीन स्थिति में आ गया कि उसको एक ढाबे से टेलीफोन करना पड़ेगा, वो भी राजभवन में राज्यपाल को। मतलब ये आप हंसने के लिए कह रहे हैं या आप अपने आप को हंसी का पात्र बना रहे हैं, यह बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वो जो 40-50 खड़े होते हैं ना, वो सबके कान में ईयरफोन रहता है और माइक मुंह पे होती है, उनके कुर्ते के सामने आके प्रधानमंत्री बोलेंगे, वो दिल्ली में सीधे सुनाई देगा और वहां से कॉल ट्रांसफर करके जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को दे देगा। मोदी जी को हाथ से भी कुछ नहीं छूना होता है, क्योंकि एसपीजी वाले के कान में ईयरफोन में लगा रहता है और यहाँ पर माइक लगी रहती है सारे 64 लोगों के, और वो मोबाइल होता है, वो जो बात करते हैं वो दिल्ली में बैठा उसका जो ऑफिसर है वो सुनता रहता है। और वो सैटेलाइट से ऑपरेट होता है, वो किसी चैनल से ऑपरेट नहीं होता, वो सीधे सैटेलाइट से ऑपरेटेड होता है। और उसके अलावा भी 5, 10, 20, 25 फोन वहां पर उपलब्ध है। और भारत का प्रधानमंत्री समुद्र के गहराई में हो ना 5000 फीट नीचे, और वहां से कहे कि आई वांट टू कनेक्ट राकेश परमार, मिनट के अंदर राकेश परमार कनेक्ट कर दिए जाएंगे। राकेश परमार कवर के नीचे होंगे, निकाल के आएगा, रूप भाई प्रधानमंत्री का फोन है, सुन ले। और सतपाल मलिक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ढाबे से फोन करना पड़ा। मैं मांग कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री से, जांच एजेंसी के, जो उस ढाबे का नंबर और प्रधानमंत्री के घर का नंबर जम्मू कश्मीर के नंबर का टैली किया जाए, क्योंकि कॉल डिटेल में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का नंबर होगा कि कौन कब कहां और किस टाइम फोन किया है। और भारत का प्रधानमंत्री ऐसे उस ढाबे से फोन किया है तो अब तक एसपीजी में तैनात सारे लोग सस्पेंड क्यों नहीं हो गए, मैं मांग कर रहा हूं। क्योंकि मैं एसपीजी के प्रोटेक्शन की बात खूब बढ़िया से जानता हूं। भारत के एसपीजी प्रोटेक्टिव प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ बहुत बार दौड़ा किया हूं, बहुत बार चला हूं उनके साथ, एसपीजी की कानून को जानता हूं। राजगीर सम्मेलन में हम लोग गए थे, मैं और रामसुंदर दास के गाड़ी में था। क्या हुआ कि एक जगह रुका गया, चंद्रशेखर जी भी रुके, तो हुआ कि दास जी हमारा गड़िया में बैठ गया, बतियाले, एसपीजी ने रोक दिया। तो हमने कहा कि रिजर्व गाड़ी है प्रधानमंत्री की रहती है, बोला वो रिजर्व प्रधानमंत्री के लिए होता है, मैं खाली जा रही है, बोला नहीं आप इसमें नहीं बैठ सकते। तो फिर हमको अपनी गाड़ी दोबारा मंगानी पड़ी और ये एसपीजी वाले बोले कि काफिला में आपका नंबर नहीं है, आप 1 किलोमीटर पीछे फॉलो करिए, नहीं तो आप हटा दिया जाएगा। मतलब चंद्रशेखर जी के लाख कहने पर भी गाड़ी में बैठने नहीं दिया। प्रधानमंत्री के साथ एक रिजर्व गाड़ी चलती है कि वो गाड़ी खराब हो जाएगी तो प्रधानमंत्री इस गाड़ी में बैठ जाएंगे, वो खाली चल रही थी। राजगीर, बिहार का राजगीर में चंद्रशेखर जी का सम्मेलन था, गूगल पर देख लिया जाएगा। उस वक्त प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, नहीं बैठने दिया एसपीजी वालों ने। उसके बाद जब हम अपने गाड़ी में बैठे तो बोला कि ये जो कनवाई चल रहा है ना, आप इसमें गाड़ी नहीं लगा सकते। कनवाई के एक इतना लिमिट है, वो एम्बुलेंस से इतना किलोमीटर पीछे ही आपकी गाड़ी रहेगी, उसके आगे आइएगा मार दी जाएगा। बड़े मतलब बहुत प्यार से बोला एसपीजी वाला। चंद्रशेखर जी बोले कि गाड़ियां साथ में बैठ जाएगी, अपनी गाड़ी में रहेंगे। नहीं सर, वो कन्वाई की लिस्ट में नहीं, क्योंकि सभी गाड़ियों का हमारे पास मॉनिटरिंग लिस्ट है और हम उनको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। ये इंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा, ये डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि इसका ड्राइवर ट्रेंड नहीं है, इसका ड्राइवर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेगा। प्रधानमंत्री गाड़ी के पीछे लाल, पीली, हरी छोटी छोटी बत्तियां होती है। उन बत्तियों का मतलब होता है कि लाल जलेगा तो क्या होगा, पीला जलेगा, हम तो समझेंगे लाल जला मतलब ब्रेक लगा दिया। उनका अपना वो ट्रेंड जवान होते हैं जिनको पता होता है। और इतनी प्रोटेक्शन चंद्रशेखर जी को नहीं थी, क्योंकि उनके ऊपर इतना थेप नहीं था।
अभी नरेंद्र मोदी तो देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक है और दुनिया के सारे आतंकी संगठनों के हिट लिस्ट में है। उस आदमी के साथ इतनी लापरवाही कि प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट पार्क से निकले और जाकर के ढाबा में फोन कर दें। राकेश परमार है कि पार्क में घूमने के बाद ढाबा पे बोले समोसा लगा भाई 2 और 10 तोले जिलेबी भी दे दियो। राकेश परमार बात कर रहे थे। सतपाल मलिक साहब आप क्या कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात आपसे कर रहा हूं, सतपाल मलिक साहब ने कहा कि अगर मुझसे जहाज मांगे होते तो मैं दे देता। आपने पिताजी की जहाज थी वहां पर दे देता। अगर जहाज का इंजन फेल होता सारे मर जाते तो क्या होता, जहाज फेल हो जाती है ना। अभी सीडीएस साहब का उतना सर्वाधिक सुरक्षित हेलीकॉप्टर फेल हो गया ना, तो फिर आप ही कहते कि सारे जवानों को जहाज में जाकर मरवाने का योजना था वोट पाने के लिए। और मैं आपसे पूछ रहा हूं गवर्नर साहब कि इसके पहले कितना बार आपने सीआरपीएफ के जवानों को हेलीकॉप्टर और जहाज में इधर से उधर करवाया है। मैं अभी मथुरा में था, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहा है। मैं जिस मित्र के घर में ठहरा था उसका बहुत बड़ा स्कूल है। सीआरपीएफ के जवान वहां कैंप कर रहे हैं, चुनाव भर रहेंगे। तो मैं बोला, मैं ट्रक इतनी कहां से खड़ी है, बोलो सीआरपीएफ की कैंप आई है ना चुनाव ड्यूटी के लिए। तो अभी मलिक का इंटरव्यू मेरे कान में था, तो उसका जो कमांडेंट था उसको पूछा कि ये मलिक साहब का स्टेटमेंट बोला जी, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। बोला अपने पे कहो, आप लोग हेलीकॉप्टर से कहा नहीं है। बोला अरे साहब बस नहीं मिलती है, ट्रक पर बैठ के जा रहे हैं, इसी पर राशन होता है, इसी पर कनात हमारा वो टेंट पेंट है और उसी टेंट पर बैठ के चलते। सर सरकार हमको बस नहीं देती, आप बात करें ट्रक पर बैठ। हम लोगों ने भी देखा है ये सेना का जवान लोग बड़ी बड़ी ट्रकों में चलते हैं, किसी को बस में चलते तो हमने देखा ही नहीं। जहां हमारे सेना को चलने के लिए बस नहीं मिलती है वहां आप जहाज की बात कर रहे हैं और कह रहे हमसे मांगे हो तो मैं दे देता। फिर कह रहे हैं कि जी वो 10 जगहों से रूट से आके मिलती है, उसको बंद नहीं किया गया था। अगर 10 जगह कोई पुलिस बंद कर दी तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के दल पुलिस वाले गुंडाई कर रहे हैं, खुद के जाने के लिए रास्ता ब्लॉक दे। अरे भाई रूट सिपाही के लिए लगते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए लगते हैं? सिपाही रूट लगाता है, सिपाही खुद रूट लगाता है, खुद रूट लगा के चलेगा। आपको कॉमन सेंस नहीं है? कन्वाए जा रही है और किसको उम्मीद है कि जहां 200 जवान बंदूकधारी लेके जा रहे हैं वो किसी आदमी की हिम्मत होगी? अरे कोई सुसाइडल अटैकर आया आत्मघाती, उसको तो कहीं भी इंदिरा गांधी पर हो गया। मलिक साहब आप बहुत ज्यादा बड़ा झूठ बोल दिए हैं। क्यों बोले ये मुझे समझ में आ रही है और देश की जनता भी बात समझ रही है, लेकिन झूठ बोलिए लिमिट वाला जो समझ में आ जाए। असल में मामला क्या है वो मैं बता रहा हूं कि मलिक क्यों झूठ बोल रहे हैं। मैं इसके पहले भी एक बार कह चुका था, 2 मिनट में बात निपटा देता हूं। असल में मलिक साहब नरेंद्र मोदी के सबसे चमचा गवर्नर थे। मलिक साहब के लिए कहा जाता था कि ये चमचा इन चीफ है, मतलब चमचाओं में भी उच्च क्वालिटी के चमचा है। मलिक साहब का पहले कार्यकाल जो मोदी जी का था, उस कार्यकाल में उनका इंटरव्यू देख लीजिए। वो मोदी को कहते हैं कि धरती पर ब्रह्मा विष्णु महेश, बेकार लोग नाम लेते हैं, मोदी सबसे ऊपर है, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके ऊपर मोदी है, मोदी इतना कोई नहीं। लेकिन जैसे ही मोदी को लगा कि भाई मलिक साहब को लगा, क्योंकि मलिक साहब ने राहुल गांधी को कहा था कि भाई आप क्या क्या है वो सब बयान आप लोगों को पता होगा। राहुल गांधी को मतलब जितना मलिक साहब राजनीतिक बयान राजमहल से देते थे उतना कोई नहीं देता था। मोदी के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन आ जाती थी, राहुल गांधी के विरुद्ध इतना बोलते थे ताकि मोदी के करीबी हो जाए। लेकिन मोदी तो अलग मिट्टी का बना हुआ, उसके ऊपर तो धूल धूसरित और धुआं हुआ का कोई असर होता नहीं, वो तो बना ही अलग पाषाण से है। जब मलिक साहब ने देखा कि भाई इतना चमचागिरी के बाद भी मेरा कुछ प्रमोशन नहीं हो रहा है, इधर विपक्ष के नेता में से किसी से नहीं हो रहा है, मोदी ही मोदी है। राहुल गांधी असफल हो गए, मुलायम सिंह निपटे जा चुके हैं, लालू प्रसाद यादव का तबीयत खराब है, चंद्रबाबू नायडू का सारा प्रयास विफल हो गया, अब कोई नहीं रहा। ममता बनर्जी का ममता पश्चिम बंगाल तक है, नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं। तो उनको लगा कि यार क्यों न इस बेवकूफ को मैं भर दूं, और अगर राजभवन से मैं राज्यपाल के सीट पर बैठे हुए मोदी का विरोध करने लगूंगा तो मोदी मजबूर होकर मुझे सस्पेंड कर देगा, और यही सिंपैथी लेकर के मैं जाऊंगा कि मैं मोदी के विरुद्ध आवाज उठाया, उसने हमको गवर्नर पर से लात मार के भगा दिया। और खूब चिल्लाए मीडिया में, वो किसान आंदोलन में बोले, मैंने बोला मोदी को कि देखो ये करो वो करो फलाना ढिमाका। लेकिन मोदी भी तो मोदी है, आपको मौका देगा। उन्होंने कुछ नहीं बोला, या राजभवन में चिल्लाते रह गए। जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो अगला कार्यकाल नहीं दिया, टेन्योर पूरा मतलब खत्म। अब बाहर आए तो सारा इंटरव्यू देने लगे कि वो बेवकूफ होगी।
अब मेरे समझ में नहीं आता कि राज्यपाल के रूप में आपने थोड़ा बहुत भी विवेक हासिल किया कि नहीं। सरकार बनाने बिगाड़ने की कार्यप्रणाली को पूरा 5 साल तक आप चलाए ना भाई। तो जिस पार्टी के पास एक राज्यसभा में भेजने भर की काबिलियत नहीं है वो आपको क्या कर लेगी। अभी कांग्रेस, सपा, बसपा, उत्तर प्रदेश के तीनों पार्टियों के पास 38 विधायक किसी के पास नहीं है कि आपको भेज दे। और अखिलेश के पास खुद ही इतना बड़ा परिवार में लोग हैं कि उन्हीं लोगों को नहीं भेज पा रहे तो आपको क्या भेजेंगे भाई। तो आप किसके काम के हैं और कौन आपको लेगा। तो बेमतलब खुदा मिले न बिसाले सनम, ना इधर कर रहे ना उधर के हुए हम आप कर रहे हैं और अपनी बेइज्जती बढ़ोती खराब करवा रहे हैं। दूसरा क्या है कि वो जो सीबीआई जांच आप पर हो रही थी वो गवर्नर के रूप में कवर्ड हो गया, गवर्नर की वजह से नहीं हो पा रही थी। अब आप गवर्नर नहीं रहे तो आम आदमी है राकेश परमार जैसा। तो राकेश परमार को कोई घोटाला लगेगा तो सीबीआई जांच होगी। अब आप उसको भी अपने तरफ भुना रहे हैं कि देखिए मैंने मोदी के विरुद्ध बोला और सीबीआई जांच होने लगी। सीबीआई तो पूछेगी कि मामला क्या है और पूछेगी तो आपको बताना पड़ेगा। इसमें सीआरपीएफ का जवान कहाँ है। अंत में यही कहूंगा कि सतपाल मलिक साहब का वो सारा स्टेटमेंट फॉल्स और फैब्रिकेटेड था। जो ढाबा से फोन करने वाला मामला था और वो जिम कॉर्बेट पार्क में वो आउट ऑफ रीच 10 घंटे तक रहे, ये वाला मामला। क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री 10 सेकंड आउट ऑफ रीच होगा तो दिल्ली में तहलका मच जाएगी, सुरक्षा में तनाव, सारे लोगों का खून सूख जाएगा कि देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक आउट ऑफ रीच कैसे हो गया, उससे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। वो हमेशा अपने जवानों के कांटेक्ट में है और अपने सिपा सलारों के कांटेक्ट में है और अपने विशेष अधिकारियों के निगरानी में है। और बिना सैटेलाइट फोन का प्रधानमंत्री समुद्र में नहीं जाता, हवा में नहीं जाता। प्रधानमंत्री हवाई जहाज में, वहां सेक्रेटेरिएट है, वहां से वो बात कर सकते हैं, वहां से वो ऑफिस चला सकते हैं, उनका पूरा स्टाफ उनके साथ होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री अभी कर्नाटक के दौरे पर हैं, पूरा पीएमओ उनके साथ है, सारा प्रधानमंत्री के रूप में कार्यप्रणाली अपने उसी जहाज में बैठ के कर रहे हैं। जिसको फोन करना होता है, जिसको मेल करना होता है, वो सब उनका जहाज में है। जहाज चलता फिरता पीएमओ है, चलता फिरता पीएमओ। और संचार क्रांति से फुल लेस अगले आदमी को आपको आ रहे हैं कि 8-10 घंटा तक आउट ऑफ रीच थे, या आप आउट ऑफ रीच हैं। और सबसे सदी का बड़ा झूठ कि एक ढाबे से फोन किया। आपको सर ने ये बात कहते हुए प्रधानमंत्री ढाबे में उतरेगा, इस बीच उतरने देगा उसको, वो भी जिम कॉर्बेट, मतलब ऐसे असुरक्षित जगह पर। यह बात आपको नहीं समझ में आई। खैर, आप जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहे वो तो नहीं हुआ। अलबत्ता यह जरूर हुआ कि लोगों को यह समझ में आ गई कि अगर जिस आदमी की हैसियत ना हो और उसको हैसियत वाले जीव पर पहुंचा दिया जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमारे भोजपुरी में इसका बड़ा बढ़िया कहावत है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतपाल मलिक को कुत्ता नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो झूठे ही सही, मकार ही सही, नकारे ही सही हमारे देश के संविधान का शपथ लेकर के एक देश के राज्य के राज्यपाल थे। हम अपने राज्यपाल को कुत्ता नहीं कह सकते, लेकिन यह जरूर पूछेंगे कि आखिर आपको घी हजम क्यों नहीं हो। अगर आपको पता चले तो हमको जरूर बताइएगा। आपके उत्तर का जवाब रहेगा और इंतजार रहेगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।